वेलकम बैक। हमारा अभी सेकंड लास्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद एक ही टॉपिक बचा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऑलमोस्ट हम सिलेबस को कंप्लीट करने के स्टेज पे आ गए। आज जो हमारा टॉपिक है, हम फाइनेंशियल एनालिसिस में जो पहला टूल इस्तेमाल करने जाएंगे फाइनेंशियल एनालिसिस, उसका नाम है रेशियो एनालिसिस। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, थोड़ा सा लेंथी लगेगा बट बहुत ज्यादा आसान है। सबसे आसान टॉपिक अगर कोई हो, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक अगर है, वो है आपका रेशियो एनालिसिस। इसको समझने को एनालिसिस तो हमने कल देख लिया और डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं एनालाइज करना किसी भी चीज को। नाउ रेशियो क्या होता है, आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, तो क्या आप मुझे मुझे कोई बताएगा रेशियो क्या होता है? हम्म कभी पढ़ा है? मैथमेटिक्स में एक टॉपिक होता था, रेशियोज एंड प्रोपोर्शन करके। यस सर पढ़ा लेकिन क्या होता है रेशियो का मतलब? चलो डेफिनेशन मत मुझे बताओ, ऐसे ही बोलो रेशियो का मतलब क्या होता है, आपको क्या समझा रेशियो से क्या होता है? कुछ भी आइडिया आपको रेशियो का, कुछ आइडिया? हाँ नातिका। हाँ सर, जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को करते थे ना कैंसिलेशन, तो वहां से हम बोलते थे इसको कि रेशियो है हमारा। अगर वहां पे 2:1 आता था, 1:1 आता था। सपोज ये 10 होता था, ये हम्म। 5 होता था। हाँ, 5 1 जा 5 2 2:1। हाँ, ये हमारा रेशियो है। हाँ। एक हमने यहाँ पे यूज किया था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हमने बोला था। हाँ। सर मतलब ये इसके बराबर में किस पोजीशन पे है? मतलब टू और थ्री, मतलब टू है और थ्री वन है, तो जैसे अगर आपने टू बोला इज टू वन है, ये हम्म। होता है 2:1, तो आप बोलते हैं जो 2 है, ये वो बिग इसका जो है इस नंबर से कितना है, डबल है। डबल है। हम्म। हाँ। ये है ना, जो ये पहला नंबर है वो इससे डबल है। तो अगर मैं लिखूंगा न्यूमिनेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, तो मतलब क्या होगा, जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से कितने टाइम्स है। हम्म। तो रेशो क्या बताता आपको? रेशो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो आपको रिलेशनशिप बोलता है दो नंबरों के बीच में। क्या बोलता है? रिलेशनशिप बिटवीन दो टू नंबर। नंबर्स। और उसमें कैसे बोलता है कि जो न्यूमरेटर है वो कितना टाइम्स है डिनोमिनेटर से। समझ आई बात? मतलब एक नंबर, जो ये दो नंबर होंगे, रेशो आपको बता देगा जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर के कितने टाइम्स है, कम है, ज्यादा है, क्या है, वो आपको ये बताता है रेशो। हमने यूज किया था प्रोफेशनल रेशो में, हम वहां पे पढ़ रहे थे कितना हिस्सा है ना, टोटल का कितना हिस्सा था। टोटल का उसको 3 मिलेगा, उसको टोटल का 1 मिलेगा, तो आप बोल सकते हो वो टोटल का 75% है, वो टोटल का 25%। समझ आई बात? हम्म। तो रेशो आपको ये चीज बताते हैं, रिलेशनशिप बताती है दो नंबरों के बीच में। और अब अगर रेशो आपको समझ आया, मैथमेटिकल फॉर्मूला आप भी पढ़ते थे बहुत रेशो में प्रोपोर्शन करके, तो रेशो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो आपको दो नंबरों के बीच में रिलेशनशिप बताता है कि पहला नंबर दूसरे नंबर के बराबर में कितना है। अब मुझे अगर बताओ, अगर अकाउंटिंग रेशियोज हो तो मतलब क्या होगा? रेशो ऑफ टू नंबर्स विच आर नथिंग बट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जो अकाउंटिंग का डाटा है, वहां पे जो डाटा है वो क्या है, आपका कोई अकाउंटिंग का कोई डाटा है। वो हो सकता है आपका प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल हो। तो वहां पे जो रेशोज है वो अकाउंटिंग जो इंफॉर्मेशन है उनका रेशो है। मतलब वहां पे जो वो वेरिएबल्स है, वो फैक्टर्स है, वो नंबर्स है जिनका आप रिलेशनशिप देख रहे हो, वो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है। समझाई बात? हम्म। अकाउंटिंग रेशोज में हम रेशो निकालते हैं अकाउंटिंग डाटा का। मतलब जो आपकी फिगर्स है जिनका आपके रेशो निकालना है, वो अकाउंटिंग फिगर्स है। वो आपके कोई बैलेंस शीट का आइटम हो सकता है, पीएनएल का आइटम हो सकता है, उनके बीच में आप रेशो निकालोगे। और रेशो एनालिसिस में हम पढ़ेंगे, अकाउंटिंग रेशो एनालिसिस में हम जो अकाउंटिंग के आपके डाटाज है, चाहे पीएनएल के डाटा निकाले, उनके बीच में हम रिलेशनशिप देखने की कोशिश करेंगे। दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग इन द नेम ऑफ दिस टॉपिक फाइनेंस एनालिसिस, कि हम रिलेशनशिप देखने की कोशिश करते हैं, वो कितना परसेंट है, ये कितना परसेंट है, तो इसको बोलते हैं हम अकाउंटिंग रेशो, और इस पूरा रिलेशनशिप निकालने को बोलेंगे रेशो एनालिसिस। समझ आई बात? यस सर। बैच फाइनेंस में हम क्या करने वाले हैं, हम बैलेंस शीट या प्रॉफिट लॉस के जितने भी आइटम्स हैं, इनके बीच में आपस में रिलेशनशिप देखने की कोशिश करेंगे और वहां से कुछ रिजल्ट ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह जब हम एक एक पॉइंट को लेंगे तो आपको समझ आएगा किस तरीके से हम आपसे रिजल्ट ड्रॉ करेंगे। ठीक है? इसमें और हमें ज्यादा टाइम नहीं लेना है। इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट जो होगा वो मैं थ्योरी में पढ़ा दूंगा, अभी मैं मेन टॉपिक पे आ जाऊंगा जो हमें करना है। ठीक है? अब रेशियोज किस किस तरीके के होते हैं वो हम पढ़ेंगे। अब हाउ डू वी एक्सप्रेस रेशियो? एक सिंपल होता है इन सिंपल नंबर्स में। जैसे अभी बिटिया ने बोला 2:1, हम बोलते हैं वो 2 टाइम्स है। नंबर्स में जैसे एक हमारा रेशियो होता है करंट रेशियो। क्या होता है?
करंट रेशियो, ये हम आगे बढ़ेंगे। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। ये हमारा फॉर्मूला है, जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तब क्लियर में दूंगा। सपोज मेरे करंट एसेट 2 लाख है और मेरी करंट लायबिलिटी 1 की है, तो मेरा करंट रेशियो क्या निकला? 2:1। मतलब मेरे करंट एसेट्स आर ट्वाइस द करंट लायबिलिटी। और रेशियो को मैंने कैसे एक्सप्रेस किया? 2:1 में, प्योरली नंबर में मैंने कर दिया 2:1। तो एक तरीका है मेरा रेशियो का ऐसे निकालने के लिए, ठीक है। दूसरा तरीका है परसेंटेज में निकालने का, ठीक है। परसेंटेज में रेशियो निकाल सकता हूँ। सपोज मेरे पास एक रेशियो है जिसका नाम है नेट प्रॉफिट रेशियो। क्या नाम है? नेट प्रॉफिट रेशियो। इसका फॉर्मूला ये हम सब डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप जस्ट समझ लो। एक तरीका है रेशियो को एक्सप्रेस करने का नंबर्स में, जैसे ये हमने कर दिया 2:1। हमने बोला 2:1 करके हमने क्या किया? न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर एब्सोल्यूट नंबर्स में कर दिया, तो वो आया 2:1। तो हमने बोला कि यहाँ पे जो करंट रेशियो है वो आपका 2:1 है। 2:1 का मतलब क्या होता है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक्सप्रेस किया हमने नंबर को। दूसरा होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100। तो यहाँ पे जो निकलेगा वो आपका परसेंटेज में निकलेगा। क्या निकलेगा? परसेंटेज में। सपोज मेरा नेट प्रॉफिट जो है वो 20,000 है। मेरा नेट प्रॉफिट जो है 20,000 है और मेरी जो नेट सेल्स है वो 2 लाख की है इंटू 100। तो मेरा जो नेट प्रॉफिट रेशियो है वो कितना है? 20%। तो यहाँ पे जो मेरा रेशियो निकला वो परसेंटेज में निकल गया। तो आपने समझा है, आप सेल्स पे 20% प्रॉफिट कमा रहे हो नेट में। समझ आई बात? यहाँ पे जो आपका रेशियो निकल गया वो परसेंटेज में निकल गया। तो रेशियो को दूसरा तरीका एक्सप्रेस करने का परसेंटेज है। जैसे एक फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट रेशियो, वहां पे हम जो रिजल्ट निकालते हैं रेशियो वो परसेंटेज में निकालते हैं। तो आपको हिंट मिलती है कि आपने इस साल नेट प्रॉफिट कितना कमाया? 20% कमाया सेल में। समझ आई बात? या आप नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड निकालोगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10%, तो आपको आइडिया मिल गया कैपिटल एम्प्लॉयड में 10% कमा रहा हूँ, ठीक है ना। तो वहां पे आपने परसेंटेज में निकाल दिया इस रिलेशनशिप को, ठीक है। तीसरा सिंपली होता है फ्रैक्शंस में, हालांकि वो भी आपका परसेंटेज में कर सकते हो। सिंपली फ्रैक्शंस में जैसे आपका वही निकला था 3/5, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, तो उसी फ्रैक्शन में उसने आपने रख लिया, उसको बोलते हैं फ्रैक्शन में। ये कुछ रखाते हैं या टाइम्स की जगह हम बोलते हैं। एक और चीज होता है टाइम्स में, जैसे आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या ऐसे बोलते हो, वो हम टाइम्स में करते हैं। जैसे आपका एक फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। जैसे आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 50,000 और एवरेज स्टॉक आपका 10,000 है, दैट इज 5 टाइम्स। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। तो आप बोल सकते हो आपका कॉग्स है वो आपका 5 टाइम्स एवरेज स्टॉक है। उससे भी आप कुछ नतीजा निकालते हो, वो हम जब डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीजें वहां पे आप बताओगे। तो 3-4 तरीके हैं, या किसी चीज की जगह आप रेशियो उसको फॉर्मुलाज में डेज में भी बोलते हो। जैसे डेटर टर्नओवर रेशियो, डेटर कलेक्शन पीरियड, तो वो आपका डेज में निकलता है 15 डेज। उसमें डिनोमिनेटर हम 360 रखते हैं, फिर उस हिसाब से करते हैं, वो हम डिटेल में करेंगे। तो दीज आर सम ऑफ द वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द रेशियोज। एक आपका है या तो प्योरली नंबर में दिखाओगे, जैसे मैंने करंट रेशियो वाला दिखाया, या आप परसेंटेज में दिखाओगे रिलेशनशिप को, या फ्रैक्शन में दिखाओगे, या टाइम्स में दिखाओगे, या डेज में दिखाओगे, ठीक है। एडवांटेज एडवांटेज में बाद में आ जाऊंगा। अब हम सिंपली मेन आते हैं, जो हमारी जो रेशियो एनालिसिस होती है उसमें जो सबसे पहला रेशियो हमारा होता है जो हमें करना है वो होता है लिक्विडिटी रेशियो। क्या है? इसमें हमें 4 तरह के रेशियो पढ़ेंगे। उसमें जो पहला रेशियो हम पढ़ेंगे दैट इज लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो। अब बात आएगी सबसे पहले लिक्विडिटी समझने के लिए। क्या आपने कभी ये वर्ड लिक्विडिटी सुना है? क्या आपको लिक्विडिटी का मीनिंग पता है? सर वो कि ये कंपनी का जो पोजीशन है ना, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश, है वही है। कंपनीज, कोई और ट्राई कर सकता है? एबिलिटी कितने टाइम में हम लोग अपने एसेट्स को कैश में या कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं। आपने मुझे अभी एग्जैक्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा है। ये वर्ड ना बहुत यूज करते हैं जब हमारा फाइनेंशियल क्रंच होता है, तो हम बोलते हैं हमारी लिक्विडिटी ठीक नहीं है या उसकी लिक्विडिटी अच्छी है। अगर हम बोलते हैं किसी फर्म की लिक्विडिटी अच्छी है, इट मीन उसके पास एनफ करंट रिसोर्सेज है, करंट एसेट्स है टू पे ऑफ इट्स करंट लायबिलिटी, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। तो वी जस्ट यूज
कभी कभी हम ऐसे मतलब बिजनेस के एंगल में ऐसे बोलते हैं, कभी बोलते हैं मेरा बजट आज टाइट चल रहा है, ऐसे बोलते हैं ना, मेरा बजट टाइट चलता है, मतलब क्या होता है बजट टाइट चल रहा, तो मतलब पैसे कम है। सिमिलरली हम लिक्विडिटी यूज करते हैं बिजनेस में कि किसी फर्म की लिक्विडिटी अच्छी है या खराब है, इसका मतलब क्या है कि उसके पास कितने पैसे हैं अभी अपने करंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए। अगर हम बोल रहे हैं उसकी लिक्विडिटी अच्छी है, मींस ही हैज, द फर्म हैज एनफ करंट एसेट्स टू पे ऑफ हिज करंट लायबिलिटी। समझ आई बात, लिक्विडिटी का मतलब क्या है? लिक्विडिटी यस सर। बताता है आपकी एबिलिटी टू पे योर करंट लायबिलिटी। अगर आपकी लिक्विडिटी अच्छी है, इट मीन आपके पास करंट एसेट्स ज्यादा है, आप अपनी लायबिलिटीज को आराम से पे कर सकते हो। अगर लिक्विडिटी आपकी खराब है, इट मीन आपकी शॉर्ट टर्म क्रेडिट पोजीशन जो है वो खराब है। इसका दूसरा नाम बोलते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है ना। आपकी एनालिसिस ऑफ योर शॉर्ट टर्म पोजीशन, तो हम दो एंगल से अगर देखेंगे, हमारी लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी, सॉरी लॉन्ग टर्म पोजीशन और शॉर्ट टर्म पोजीशन। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन देखना है कि बिजनेस क्या है। देखो, हम अल्टीमेटली अगर आप देखोगे, हम जो फाइनेंशियल होता है उसमें दो मेजर स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। हम्म, एक हम बनाते हैं बैलेंस शीट और दूसरा हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है बेटा। हम्म, बैलेंस शीट हमें क्या बोलता है? और- फाइनेंशियल पोजीशन। हम्म, और ये हमें बोलता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस। When you see the balance sheet, you get an idea कि आपके पास एसेट्स कितने हैं, आपके पास करंट एसेट्स कितने हैं, आपके नॉन करंट एसेट्स कितने हैं, आपकी लायबिलिटी कितना है, कैपिटल कितना है। When you look at the P&L, you get an idea कि आपका सेल कितना था, आपका जीपी कितना था, आपका नेट प्रॉफिट कितना था। ये मिलता है आपको बेटा, थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया मिलता है। अच्छा ठीक है, प्रॉफिट इतना आया, खर्चे इतने हो गए। बट व्हेन यू स्टार्ट द एनालिसिस, तो बेसिकली आप किस चीज के एनालिसिस करोगे? आप बैलेंस शीट के एनालिसिस करोगे और प्रॉफिट लॉस के एनालिसिस करेंगे। अभी जब हम बैलेंस शीट के एनालिसिस करेंगे, तो बैलेंस शीट के एनालिसिस में हम दो चीजें जो है खाली बैलेंस शीट पे देखे, एक हम देखेंगे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है हमारी, और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ठीक है। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को देखने को हम बोलते हैं टू सी द लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस। हमारा बिजनेस लिक्विडिटी ठीक है कि खराब है, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ? यस सर, यस। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन देखने को हम बोलते हैं टू सी द लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस। और इसके लिए कौन इंटरेस्टेड होगा? सर इसके लिए आपकी इंटरेस्ट हो गया आपका बैंक, इसके लिए इंटरेस्ट होगा आपका सप्लायर। दे विल बी विलिंग टू नो वेदर यू आर क्रेडिट वर्दी और नॉट, क्योंकि ये आपको पैसा देंगे, इनको आपको जल्दी में पैसा देंगे। बैंक आपको लोन देगा, बैंक वांट्स टू गेट द इंटरेस्ट, तो बैंक विल बी willing to see whether you will be able to pay your short term liability. The interest you need to pay is your current liability ना, you need to pay that within 1 year, जितना भी इंटरेस्ट बनेगा। तो बैंक नो मैटर आपको लॉन्ग टर्म लोन देगा, शॉर्ट टर्म लोन होगा, बैंक आपको ये देखेगा कि भाई आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी नहीं है। तो शॉर्ट टर्म पोजीशन के लिए को हम बोलते हैं तो सीधा लिक्विडिटी के। शॉर्ट टर्म पोजीशन में हम देखेंगे कि आपकी लिक्विडिटी कैसी है, मतलब आप अपने करंट लायबिलिटीज को पे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो उसमें जो हमारा पहला रेशियो है वो हमारा है करंट रेशियो। क्या है नाम है जो हमारा पहला? इसमें दो रेशियो है, एक करंट रेशियो है और दूसरा लिक्विड रेशियो है। उसका दूसरा एसेट टेस्ट रेशियो है, क्विक रेशियो, वो हम बाद में करेंगे। अब लिक्विडिटी का अगर मैं डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, वो द लिक्विडिटी इज द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट हिज ऑब्लिगेशन एज दे फॉल ड्यू। अगर आप क्या बोलना है कि उस फर्म की लिक्विडिटी अच्छी है, इसका मतलब क्या है? इसके पास करंट रिसोर्स इतने हैं कि वो आपकी करंट लायबिलिटीज को पे कर पाएगा। अगर बोलेंगे इसकी लिक्विडिटी खराब है, मतलब इसको फाइनेंशियल क्रंच है, ये बैंकरप्सी की ओर जा रहे हैं, ये इंसॉल्वेंट होने जा रहे हैं, इनके पास उतने पैसे नहीं है। To have good money to pay the current liabilities is a good indication of having a good short-term financial position. समझ आई बात? एंड अगर उल्टा है, आपके पास शॉर्ट टर्म एसेट्स कम है, तो पे योर करंट लायबिलिटीज, इट मींस बिजनेस इज मे गेट अफेक्टेड, बिजनेस मे फाइंड डिफिकल्टीज इन पेइंग इट्स लायबिलिटीज। तो वो एक चेतावनी होगी क्रेडिटर्स को, वो आपको और माल उधार में नहीं देंगे। बैंक आपको उधार में ज्यादा माल लोन नहीं देगा, बिकॉज बैंक का ये रिस्क रहेगा कि आपके पास एसेट्स नहीं है पे करने के। तो ये जो आपके क्रेडिटर्स होंगे, जो आपका बैंक होगा, सप्लायर होंगे, वो इंटरेस्ट होंगे इस रेशियो के लिए। तो वो आपका शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन चेक करेंगे। उसके लिए जो दो रेशियो एनालिसिस करते हैं, एक है लिक्विडिटी रेशियो और दूसरा एसेट टेस्ट रेशियो, ठीक है। हम्म, अब इसमें जो हमारा पहला रेशियो है उसको बोलते हैं करंट रेशियो। क्या है? इनको चाहो तो आप अपना कॉपी बना सकते हो। तो पहला लिक्विडिटी रेशियो है हमारा करंट रेशियो, बहुत ही सिंपल है। करंट रेशियो
करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है, बहुत सिंपल है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो करंट रेशियो में आप देखते हो आपके करंट एसेट्स कितने हैं, उनको करते हो डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो ये रेशियो क्या रिलेशनशिप करता है? ये रिलेशनशिप दिखाता है बिटवीन योर करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। और क्यों करते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फाइंड वेदर बिजनेस इज एबल टू पे इट्स करंट लायबिलिटी और नॉट। जितना आपके करंट एसेट करंट लायबिलिटी से ज्यादा होंगे उतना मीन्स आप सही होंगे। समझ आई बात? इतना मीन्स आपके पास रिसोर्स होंगे कि आप अपनी करंट लायबिलिटीज को पे कर पाओगे। अब आपको देखना है करंट एसेट में क्या आएगा और करंट लायबिलिटी में क्या आएगा। क्या आप मुझे कोई मुझे बताएगा करंट एसेट में क्या आएगा और करंट लायबिलिटी में क्या आएगा? सर करंट एसेट्स मैंने पढ़ा था ना, इन्वेंट्री था। सर हमने जो बैलेंस शीट देखी थी ना, सर अगर आप याद करोगे ना, हमने जो बैलेंस शीट देखी थी वो कुछ ऐसी थी। जो हमने सर बैलेंस शीट देखी थी ना, वो कुछ इस तरीके से थी। यहाँ पे था इक्विटी एंड लायबिलिटी, हम्म इसमें था शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। फिर था एसेट, एसेट में था नॉन करंट एसेट और यहाँ करंट पे एसेट, करंट एसेट। तो सर ये वो आपका आ गया करंट एसेट, ये आपका आ गया करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी। है कि नहीं? हाँ हाँ। बस इसमें आपको एक ख्याल रखना है, करंट एसेट में, करंट एसेट में आपके ऑल एसेट्स करंट एसेट्स माइनस जो आपका इन्वेंट्री था ना, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में आपकी दो चीजें थी, एक लूज टूल्स था और स्टोर्स एंड स्पेयर्स था। याद है आपको जब मैंने इन्वेंट्री को डिटेल में बताया था, रॉ मटेरियल बताया था, डब्ल्यूआईपी बोला था, फिनिश्ड गुड बोला था, स्टॉक इन ट्रेड बोला था, लूज टूल्स बोला था, स्टोर एंड स्पेयर बोला था। फिर मैं आपको बोला था लूज टूल्स स्टोर एंड स्पेयर का मतलब क्या है? जैसे आपकी प्लांट एंड मशीनरी है उसके लिए कुछ मैंडेटरी स्पेयर है, नट है, बोल्ट है, वो चिप बाकी चीज, इनको लूज टूल्स बोलते हैं। ये हम दिखाते हैं करंट एसेट्स में। बट अगर आप रियलिटी में देखो, ये आपके करंट एसेट्स नहीं है एसेट्स। इनको आप थोड़ी बेच के कल को अगर आपको करंट लायबिलिटीज पे करनी है तो आप थोड़ी उन मैंडेटरी स्पेयर्स को बेचोगे, नहीं बेचोगे ना। वैल्यू करंट करंट रेशियो में हम क्या देख रहे हैं? करंट रेशियो में देख रहे हैं कि आपके पास करंट एसेट्स कितने हैं एज कंपेयर टू करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज को आपको, करंट लायबिलिटी क्या है आपकी, हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी, वो सारी लायबिलिटीज हमें क्रक्स निकालता है जो आपको नॉर्मली एक साल के अंदर अंदर पे करनी है, दैट्स योर करंट लायबिलिटी। है कि नहीं? यस। विजुअलाइज करो इस चीज को। अगर आप कोई एनालिसिस करो आपको विजुअलाइज करना है, रट्टा नहीं रखना है यार, विजुअलाइज करने की कोशिश करो। करंट लायबिलिटीज क्या थी? वो सारी लायबिलिटी जो मुझे नेक्स्ट एक साल में पे करनी है। ठीक है, हाँ। करंट एसेट्स का डेफिनेशन क्या था? वो सारी चीजें या तो वो कैश बनेगी, या तो वो कैश ही है, या तो उससे मुझे पैसा जो है रियलाइज हो जाएगा एक साल। हम्म गॉट इट और नॉट? नाउ यस आई सर। एम सीइंग जो मेरी लायबिलिटीज एक साल में होंगी, जो मुझे एक साल में पे करनी है, मेरे पास कितना पोटेंशियल है कि मेरा एक साल में यहां से कैश जनरेट हो जाएगा। उसके लिए मेरे पास रॉ मटेरियल को यूज करके डब्ल्यूआईपी बनाऊंगा, डब्ल्यूआईपी को बना के फिनिशिंग गुड बनाऊंगा, बेचूंगा, क्योंकि वो एक वर्किंग ऑपरेटिंग साइकिल में मेरा आ जाएगा। बेटर होगा उससे कैश होगा, स्टॉक ऑन ट्रेड को उसको बेचूंगा, कैश आएगा। मेकिंग सेंस ना? मेरे पास करंट लोन एडवांस है, उनसे वापस पैसा ले लूंगा। प्रीपेड एक्सपेंस है वो ऑब्वियसली यूटिलाइज हो जाएगा। तो इतना सारा मेरा करंट एसेट है ना, हम्म तो इनको देने की, सबको देने की जरूरत पड़ेगी, तो इतना मेरे पास पैसा है जो मैं रियलाइज कर पाऊंगा। दिस इज माई करंट एसेट, दिस इज माई करंट लायबिलिटी। करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी गिव्स माई करंट रेशियो। बट आई एम टेलिंग यू दो चीजों को माइनस करेंगे, एक है लूज टूल, दूसरा है स्टोर एंड स्पेयर। अब मैं लॉजिक बता रहा हूँ। लॉजिक ये है बिकॉज कल को मुझे बेचना भी पड़े ना तो इनको मैं थोड़ी बेच पाऊंगा, क्योंकि ये मैंने रखा है करंट एसेट में, बिकॉज इनको मैं कैपिटलाइज नहीं कर रहा हूँ एसेट के साथ। बट ये नॉर्मली मुझे वहां पे यूज आता है, उस मशीनरी, मैंने, मेरे पास मशीनरी है और उसके कुछ स्पेयर्स है कि भाई कभी खराब हो जाएगा तो ये नट है, ये बोल्ट है, तो वो मेरा करंट एसेट नहीं है ऐसे। वो मैं थोड़ी बेचने की जरूरत पड़ेगी, इसको थोड़ी बेचूंगा। समझ आई बात? ये फिक्स्ड एसेट का पार्ट है। इन लूज टूल्स को, हथौड़ को, बाकी सब चीजों को आप नॉर्मली नहीं बेचोगे, ना बेच पाओगे, और बेचोगे तो कैन खर्च, क्योंकि वो दैट आर मेंट फॉर दैट मशीनरी। समझ आई बात? हम्म अब मैं दूसरे तरीके से समझाऊंगा। एक गाड़ी है आपके पास और उसका एक स्पेयर टायर है। अब आपने स्पेयर टायर क्या बोला, ये स्टोर एंड स्पेयर है, इसको करंट एसेट है। बट फिर आप बेचने की बात है, टायर को थोड़ी बेचोगे पैसा रियलाइज करने के लिए, वो उस गाड़ी के लिए आपने रखा हुआ है।
वो आपने उस लॉन्ग टर्म एसेट के लिए रखा हुआ है, उनको आप नहीं बेचोगे, वो दिखता आपका करंट एसेट में, वो करंट एसेट रियलिटी में नहीं है। समझ आई बात? यस सर। गेटिंग दिस पॉइंट एंड नॉट? प्लांट एंड मशीनरी का जो स्टोर एंड रिपेयर है वो उस प्लांट एंड मशीनरी का है ना, तो वो आपका करंट एसेट में आता है आपकी शेड्यूल के हिसाब से, बट रेशियो एनालिसिस के हिसाब से हम उसको करंट एसेट में नहीं लेंगे, बिकॉज वी हैव टू सी आवर एबिलिटी टू पे द करंट लायबिलिटी। तो उसमें तो मुझे पता है वो स्टोर एंड रिपेयर तो मेरा कभी रियलाइज ही नहीं होगा, बिकॉज दैट इज मेंट फॉर दैट मशीनरी ओनली ना, उसको मैं हो सकता है मार्केट में बेच ही नहीं पाऊंगा, because that is for that machinery, that store and spare is for that machinery, that's the spare part of that machinery जो इसी मशीन में लगेगा, और वो मशीन मेरा शॉर्ट टर्म में तो बिकेगा नहीं। तो स्टोर एंड स्पेयर है आपका या लूज टूल्स है, उनको आपको बाहर करना है, बाकी जो बचा वो आपका करंट एसेट है, डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी करो, आपको रेशो आ जाएगी। समझ आई बात? यस सर। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी आपको सारा पता ही है। अब एक दूसरा चीज है आपका, वो मैं आगे जब आएगा उसमें बताऊंगा। जो आपने यहाँ पे लिखा ना, ऑल एसेट्स, ये करंट में ऑल करंट एसेट, current asset for this purpose, current asset for the ratio analysis purpose. What is included in the current asset? You will go back to the schedule 3. schedule 3 में आप सारे current asset देखोगे, हमने एक एक चीज को पढ़ा था। तो रेशियो एनालिसिस में आपको करंट एसेट में से दो चीजें माइनस करनी है, एक लूज टूल माइनस करना है और एक स्टोर एंड रिपेयर माइनस करना है, ठीक है, फॉर्मूला के लिए। अब मैंने इसका लॉजिक भी साथ में दिया कि ये स्टोर एंड स्पेयर है या लूज टूल्स है, दे पर्टेन टू दैट प्लांट एंड मशीनरी। मेरा प्लांट एंड मशीनरी लॉन्ग टर्म है, और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मेरी शॉर्ट टर्म एबिलिटी कितनी है टू पे द करंट लायबिलिटीज, उसमें मैं स्टोर एंड स्पेयर को बेच के रियलाइज नहीं कर पाऊंगा पैसा, बिकॉज वो मेरा प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट है, तभी उसको माइनस करना है टू गेट द फिगर ऑफ द करंट एसेट कि कितने आपके करंट एसेट है टू पे योर करंट लायबिलिटीज। अब बताओ बेटा, आपका डाउट क्या है? सर यही कि मुझे ऑल एसेट्स लगा कि ये आप सारे एसेट्स की बात नहीं कर बेटा, रहे हैं। ऑल करंट एसेट, ऑल करंट एसेट माइनस लूज टूल्स एंड स्पेयर। तो मैंने आपको दिखाया ना, जब आप बैलेंस शीट में देखते थे, ये आपका नॉन करंट एसेट था, नीचे करंट एसेट था। तो इस करंट एसेट, मैं आपको अभी बोलूंगा होमवर्क, मुझे जेके बैंक की बैलेंस शीट से मेरी करंट रेशियो पता चलेंगे। तो आपको जेके बैंक की बैलेंस शीट से क्या करना है, करंट एसेट देखोगे, सीधे करंट एसेट का नोट देखोगे, Yes, sir. नोट में से सिर्फ आपको क्या करना है, खाली इन्वेंट्रीज में से जो लूज लूज टूल्स होगा और स्टेटमेंट्स को बाहर करना है। ये मैं करा के रहूंगा तुम लोगों को, मैं रेशियो एनालिसिस करके तुम सबको डिफरेंट कंपनीज के फाइनेंशियल दो और बोलूंगा मेरे को रेशियो एनालिसिस करके दे, ठीक है? Yes, मैं sir. इसका होमवर्क नहीं दूंगा, मैं प्रैक्टिकल कंपनीज का होमवर्क दूंगा, ठीक है? ठीक ठीक। समझ आया आपको? और करंट हम्म। लायबिलिटी में आपकी सारी करंट लायबिलिटीज है जो वहां पे आ रही है, वो आपको पता ही है, जो करंट लायबिलिटी आपको वहां पे आइडेंटिफाई करना है बैलेंस शीट वाले टॉपिक में, यहाँ पे भी कर पाओगे, ठीक है? यस। अब इससे समझ क्या आएगा आपको? इससे आपको ये समझ आएगा कि आपके जो करंट एसेट है वो कितने हैं एज कम्पेयर टू करंट लायबिलिटी। जितना ये ज्यादा अच्छा होगा उतना मीन्स आपकी एबिलिटी है टू पे द करंट लायबिलिटी। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, सपोज मेरे करंट एसेट जो है, मेरे करंट एसेट आ गए 2 लाख, तो आपका फॉर्मूला बना करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट आ गए मेरे 2 लाख और मेरी करंट लायबिलिटी आ गई 1 लाख, तो मेरा रेशियो क्या निकला, 2:1। तो इट मीन्स माई करंट एसेट्स आर टूवाइज द करंट लायबिलिटी, है कि नहीं? अगर मेरे को 1 लाख रुपया देना है, मेरे पास 2 लाख रुपया है, या मेरे पास 2 लाख रुपया अरेंज हो जाएंगे पे करने के लिए, तो ये अच्छी चीज मानी जाती है। तो द आइडियल बेंचमार्क जो है, आइडियल बेंचमार्क फॉर करंट रेशियो इज 2:1। बोलते हैं आइडियली जो सही माना जाता है कि आपकी करंट रेशियो कितनी होनी चाहिए बिजनेस की, 2:1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अब सेट पैरामीटर्स है इंडस्ट्री में, तो माना जाता है कि अगर आपकी करंट रेशियो 2:1 है, इट मीन्स आपकी जो लिक्विडिटी है वो सही है। अगर करंट रेशियो कम है, 2 से कम है, जितना ये कम होगा उतना खतरा होगा, उतना आपको फिर लोन कम मिलेगा, उतने आपके क्रेडिटर्स को टेंशन होगी। अगर उल्टा होगा, आपकी करंट एसेट्स 50,000 है और आपकी करंट लायबिलिटीज 1 लाख है, भाई अगर आपको ये सारे आगे देने, आप दे ही नहीं पाओगे, बिकॉज आपकी करंट एसेट्स 50,000 ही है। समझ आई बात? आपकी करंट लायबिलिटी 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया आपको आने वाले 1 साल में देना है, और आपके पास जो एसेट्स उनको बेचोगे तो 50,000 ही आएगा ना, तो ये अच्छी पोजीशन नहीं है, तो डबल होना चाहिए। अब इसका कोई लॉजिक नहीं है, साइंटिफिक कोई फॉर्मूला नहीं है कि भाई डबल क्यों होना चाहिए, ये बेंचमार्क रखा गया है कि डबल ठीक है। अब इसके पीछे भी थोड़ा लॉजिक में जाएंगे, मैथमेटिकली प्रूव नहीं कर पाओगे कि डबल ही होना चाहिए, माना जाता है कि डबल होना चाहिए। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? आप बोलोगे सर अगर 1:1 होता तो क्या दिक्कत थी, मेरी करंट लायबिलिटीज 1 है, 1 मेरा एसेट है, अल्लाह लख है, तो बट दिक्कत क्या है बेटा, करंट एसेट में आपका क्या होता है, आपका WIP होता है,
आपका रॉ मटेरियल होता है, आपका फिनिश्ड गुड होता है, ठीक है, आपके डेटर होते हैं। मैं अगर मोटा मोटी करंट एसेट पढ़ूंगा, मैं अगर करंट एसेट में पढ़ूंगा मेरा डेटर और मेरा स्टॉक, अगर मैं यही दो चीजें, चांसेस है बेटा, चांसेस, ये लाइबिलिटी तो मेरी श्योर शॉट है 1 लाख, क्योंकि उनको तो मुझे 1 लाख ही देना है। हो सकता है मेरा डेटर से पूरा पैसा नहीं आएगा, हो सकता है ना, जब लेने जाऊंगा डेटर से भाई मेरे को देना है, तो चांसेस है कि ये डेटर मेरे को सारा एक पूरा पैसा नहीं दे पाएंगे। सपोज मेरे डेटर 1 लाख के है और ये भी मेरा 1 लाख के है, पूरा मिला के, चांसेस है कि ये डेटर मेरा उस वक्त जब बोलूंगा कि आगे मेरा बिजनेस बंद हो गया, सारे 1 लाख रुपए दे दो, चांसेस है ना, रिस्क है ना कि भाई डेटर से आपको सारा एक साथ तो पैसा नहीं आएगा, क्योंकि बिजनेस चलता रहता है ना। आप समझ लो, आप ट्रेडिशनल कोई भी बिजनेस लोगे जिसमें आप अगर होलसेलर हो, तो जो आप पहला माल देते हो ना कस्टमर को, उतना आपको समझना होता है, वो हमेशा उसी के पास रहता है। आप अगर कोई भी बिजनेस देखोगे, अगर आपने किसी को माल दे दिया उधार में 20,000, तो आपको क्या लगता है अगली बार वो पहले 20,000 रुपया देता है वापस, फिर नए से लेता है माल? नहीं, वो क्या करता है, अगली बार आपको 10,000 का माल लेगा, पुराने में से 10,000 देगा, तो वो पुराना वाला हिसाब चलता ही रहता है, वो कभी वापस नहीं आता है ऐसे। देख लेना, आपको बहुत कम बिजनेस है जिनको सारा पैसा वापस आता है, तो उसमें डेटर्स में कुछ ना कुछ पैसा फंसा ही होता है। तो चांसेस नहीं है कि पूरे आपको अगर आपको भेजना पड़ा, बिजनेस बंद करके सारा पैसा लेना पड़ा, चांसेस नहीं है कि उस वक्त आपको सारा 1 लाख रुपया आ गया। तो यहाँ पे हम मार्जिन लेके चलते हैं, सपोज यहाँ पे रियलाइज होता है कि भाई अगर रियलाइज हो भी जाएगा तो 50% उसी वक्त मिलेगा, बाकी तो हो सकता है टाइम लगेगा लेने में डेटर से, पता है ना, पूरा तो पैसा नहीं मिलेगा ना बिजनेस में वापस। सिमिलरली भाई अगर मेरे को ये सारा बेचना पड़ा, नॉर्मली मैं स्टॉक को नॉर्मल टाइम पे रखता हूँ तो अच्छा टाइम आता है, अच्छा पैसा आता है, बट जब मुझे इमरजेंसी में बेचना पड़ेगा इस सबको, अगर मैं बेचने की कोशिश करूंगा, तो मेरे को सारा पैसा रियलाइज नहीं होगा, मेरे को 60 to 70% रियलाइज होगा, है कि नहीं। एक दुकानदार होता है नॉर्मल बिजनेस में रखता है गुड्स 100 रुपीज में रखता है, जब उसको लगता है ना कि मेरे को दुकान बंद करना है या माल सीजन चला गया, वो फिर क्या करता है, डिस्काउंट में बेचता है ना। आपने जितने भी ब्रांड्स देखोगे, वो जब अच्छी सीजन होती है, मतलब नॉर्मल सीजन होती है, उसमें चीजें एमआरपी पे बेचते हैं, जब ऑफ सीजन होता है 70-80% डिस्काउंट पे बेचते रहते हैं। तो वहां पे भी आप लोकल में भी देखो, जब किसी को दुकान बंद करनी होती है, बड़ा मजबूरी का नाम इंदिरा गांधी, उनको सारे फायदे लेते हैं, तब क्या करते हैं फिर लोग, सस्ते में बेचते हैं चीजों को। किसी इंसान को मजबूरी होती है, उस बेचारे को आप पैसे की जरूरत होती है, वो अपनी फोन जो उसकी 10,000 की होती है उसको 2,000 में बेचता है। किसी बेचारे को घर में कोई मेडिकल कंडीशन से आ गई और उनको जमीन बेचनी है, जो जमीन 5 लाख की बिकती वो 4 लाख में बेचता है। तो द चांसेस आर कि अगर आपको करंट एसेट को बेचना भी पड़ा, आपको उस वक्त सारा रियलाइज नहीं होगा, तो अभी उसमें थोड़ा मार्जिन के लिए बोलते हैं एटलीस्ट डबल होना चाहिए करंट एसेट, कि एटलीस्ट 50% पैसा तो आ जाएगा, करंट लाइबिलिटीज को भी देना ही है ना। तो करंट लाइबिलिटीज वाले जो बंदे हैं आपके क्रेडिटर्स है, वो चाहते हैं कि एटलीस्ट ट्वाइस आपके करंट एसेट होने चाहिए, ताकि अगर आपको रियलाइज भी करना पड़ा, सारा नहीं तो 50% तो रियलाइज हो ही जाएगा। 2:1 जो है वो आइडियल रेशियो मानी जाती है। यहां तक आपको समझ आया? हाँ हाँ ठीक है, कम होगा तो थोड़ा सा इंडिकेशन देता है कि आपकी क्रेडिट वर्दिनेस सही नहीं है, आपकी लिक्विडिटी सही नहीं है, बिकॉज आपको सारे पैसे तो मिल नहीं जाएंगे ये सारे एसेट्स में से जल्दी। इसमें आपका रॉ मटेरियल को पता नहीं कब फिनिश्ड को बनाओगे, फिर उसमें से कितना बिकेगा, क्या हो जाएगा, डेटर सारे दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, दीज आर द कंसर्न्स। तभी इट इज बीइंग रिकमेंडेड कि यार 2:1 होना चाहिए। ठीक है, तो अपेरेंटली आपको समझ आया, अगर आपको 2:1 है मीन गुड है, अगर 2:1 नहीं है, कम है, तो हालत खराब है। अब अगर 3:1 है, 4:1 है, तो अच्छी ही बात है। करंट लाइबिलिटीज वाले जो आपके बंदे क्रेडिटर्स जो है वो आपके खुश हो जाएंगे, भाई इनके पास तो बहुत करंट एसेट पड़े हुए हैं, बट दैट मे बी एन इंडिकेशन, दैट मे बी एन इंडिकेशन टू द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के लिए वो चीज नेगेटिव हो सकती है। अगर ज्यादा आपका करंट रेशियो है, वो मैनेजमेंट के लिए चिंता वाली बात हो सकती है। क्रेडिटर के लिए वो खुश होगा ना, क्रेडिटर बोलेगा यार इसके पास करंट एसेट पड़े हुए हैं, मेरी लाइबिलिटी 1 लाख है, इसके पास कैश ही पड़ा हुआ है 1 लाख का, तो क्रेडिटर तो खुश होगा, क्रेडिटर खुश होगा। बट टेंशन मैनेजमेंट को होगी। मैनेजमेंट को क्या टेंशन होगी वो मैं आपको बता दूं। अगर आपका हाई करंट रेशियो है, अगर आपका हाई रेशियो है, ये मैंने आइडियल रखा, ये मैंने लो रखा, मेरा आइडियल इज 2:1, 2:1 anything less than 2:1 is low, anything higher than 2:1 is high ratio. Ideal is win-win situation for both, for the management also and for your creditors, for your banker and whosoever user supply, उनके लिए आइडियल सिचुएशन है, ठीक है ना। बट अगर आपका कम होगा, मैनेजमेंट के लिए भी थोड़ी सी टेंशन हो सकती है और क्रेडिटर्स के लिए भी टेंशन होगी, आपको वो ज्यादा फंडिंग नहीं करेंगे, बिकॉज उनको लग रहा है भाई आपके पास करंट एसेट्स कम में देने के लिए आप मेरा इंटरेस्ट नहीं दे पाओगे, मेरा रिपेमेंट ही नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे आपका क्रेडिटर वेटर जो है, बैंक वैंक जो है, वो आपके निराश हो जाएंगे, उनके लिए अच्छी सिग्नल। नहीं। मैनेजमेंट के लिए भी ये नई अच्छी सिग्नल नहीं है, बिकॉज
बिकॉज बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू गेट द फंड्स एट द चीपर रेट्स। बैंक आपको बोलेगा मैं आपको दे दूंगा, बट मैं आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा चाहता हूँ, बिकॉज आपकी करंट रेशियो अच्छी नहीं है, मेरे पास रिस्क ज्यादा है। मोर द रिस्क द मोर बैंक विल ट्राई टू हैव द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। तो बैंक आपको यहाँ पे महंगा लोन देगा। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द टर्म क्रेडिट स्कोर। आप में से किसने क्रेडिट स्कोर के बारे में सुना है? यू आर सीए स्टूडेंट्स, कल क्रेडिट स्कोर पढ़ के आना, मैं कल पूछूंगा क्रेडिट स्कोर क्या होता है, ठीक है? तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है तो आपको लोन अच्छे रेट में मिलता है, और अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम होता है आपको लोन कम रेट में मिलता है, ठीक है? तो बड़ा क्रेडिट स्कोर आप पढ़ के आना है। तो अगर आपका यहाँ पे लो करंट रेशियो है तो बैंक आपका हेजिटेंट होगा आपको लोन देने में, और आपको लोन महंगे रेट्स में मिल जाए। अब अगर हाई होगा, आपके क्रेडिटर और आपके बैंक के लिए तो अच्छी पोजीशन है, वो तो खुश हो जाएंगे कि भाई ज्यादा पैसा इनके पास पड़ा हुआ है करंट रेशियो। बट ये मैनेजमेंट के लिए नेगेटिव सिग्नल है, बिकॉज इट मीन कुछ ना कुछ आपकी गड़बड़ हुई है, आप पैसे का सही से इस्तेमाल नहीं करो, आप अपनी वर्किंग कैपिटल सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। इसका मतलब क्या है वो मैं आगे बताता हूँ, किस तरीके से मैनेजमेंट को खतरा है। एक एग्जांपल है, अगर एक चीज हो सकता है बेटा, अगर मैं देखूंगा मेरा करंट एसेट जो है 5 लाख है, समझ लेना मेरी बात, मेरी करंट लाइबिलिटीज है 1 लाख है, तो मेरा रेशियो क्या आया 5:1। मैंने एनालाइज किया, पता चला मेरे पास स्टॉक है 1.5 लाख, मेरे पास डेटर है 1.5 लाख का, मेरे पास कैश है 2 लाख। मैं कितना बेवकूफ हूँ, मेरे पास 2 लाख रुपया आइडल पड़ा हुआ है, यहाँ से मेरा लाइबिलिटी जैसे कुछ लोन है जिसपे मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ, इट मीन आप सही से यूटिलाइज नहीं कर रहे हो ना, आपके पास फंड ज्यादा पड़े, ये फंड हो सकता है आपको आइडल हो, इट मीन आप इफेक्टिवली ऑप्टिमली अपने रिसोर्स को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। समझ आई बात? दिमाग में जा रहा है कुछ नहीं जा रहा है? यस सर, यस सर। तो अगर आपके पास कैश ज्यादा पड़ा हुआ है, ये आपकी सही पोजीशन है नहीं ना भाई, यहाँ से आप लोन लेके बैठे हो, यहाँ पे आप एसेट में रखे हुए कैश, पागल हो, इससे पहले लोन पे करो ना, इंटरेस्ट कम लगेगा। तो दिस इज अ जोक, मतलब दिस इज रियलिटी आल्सो एंड दिस इज जोक आल्सो। देयर वाज दिस पर्सन इन आवर विलेज जो मेरे पापा के पास आ गए, तो उन्हें मेरे पापा को बोला व्हाट ही डिड, वो तो अभी इस दुनिया में नहीं, अल्लाह ताला जन्नत में तो नसीब करे। उस बंदे ने क्या किया था, उसने बैंक से लोन लिया था 1 लाख रुपीज, ठीक है? 1 लाख रुपीज का लोन लिया था, और मेरे पापा को बोला था कि मेरे को 50,000 ही चाहिए, तो मैंने 1 लाख का लोन लिया, अब 50,000 की आप मेरी एफडी करा लो बैंक में। पापा ने बोला तुम बेवकूफ हो, तुम 1 लाख का लोन ले रहे हो जिस पर तुम 10% इंटरेस्ट दे रहे हो बैंक को, और जहां से तुम 50,000 की एफडी करोगे जिसपे तुम्हें बैंक 6% इंटरेस्ट देगा, तुम्हारा तो 4% लॉस यहाँ ही है ना। उसको ये समझ नहीं आ रहा था, उसको लगा था बैंक से लोन लूंगा, उसको ये आइडिया नहीं था कि भाई मैं इंटरेस्ट पे ज्यादा कर रहा हूँ रादर देन जो मैं एफडी पे इंटरेस्ट कमाऊंगा। सिमिलरली यहाँ पे भी आपके लाइबिलिटीज, आपने जो कर्जा लिया है इंटरेस्ट पे लिया है, और यहाँ पे आपका कैश में फंसा हुआ है, तो इट मीन आप कैश को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। दूसरा क्या हो सकता है, जब आप एनालाइज किया, ऐसा भी हो सकता है आपके पास स्टॉक बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, और आप रियलाइज करो कि भाई आप स्टॉक बनाते जा रहे हो बनाते जा रहे हो, आपका स्टॉक बिक नहीं रहा है, उस चक्कर में करंट रेशो तो है ज्यादा, पर आपका पैसा फंसा हुआ है ना स्टॉक में, फिर आप स्टॉक में ज्यादा फोकस करो, आप स्टॉक टर्नओवर रेशो देखो, बाकी तो पता चला कि भाई आपका स्टॉक जो है ना आइडल आइडल है, स्लो मूविंग है, यू आर मेकिंग अननेसेसरी, यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी इन द स्टॉक जो आपका बिक ही नहीं रहा है। यू गॉट माय पॉइंट? या आपको पता चला भाई डेटर्स में बहुत पैसा पड़ा हुआ है, फिर देखा भाई डेटर्स का कलेक्शन पीरियड जो है ना बहुत वर्स्ट है, डेटर 4 साल 5 महीने से पैसा नहीं दे रहे, आप इसको फिर एनालाइज करोगे तो हाई रेशो मैनेजमेंट के लिए अच्छी बात नहीं होती है। मैनेजमेंट देन ड्रिल्स डाउन, भाई इतना ज्यादा क्यों हो रहा है, पता चला भाई स्टॉक आप बना रहे हो, जो आप स्टॉक आज बना वो 5 महीने बाद बिक रहा है, भाई क्यों इतना स्टॉक बना रहे हो, क्यों पैसा फंसा रहे हो, जो डेटर को आज पैसा दे रहे हो वो 10 महीने बाद पैसा दे रहा है, नहीं भाई थोड़ा स्क्रू टाइट करो, इतना हम कलेक्शन पीरियड नहीं दे सकते हैं, आप क्रेडिट पीरियड 2 महीने दे दो, 3 पीरियड दो, आप यहाँ से बैंक से सीसी लिमिट लिए 13% इंटरेस्ट लिए, बैंक को आप हर महीने आप 13% इंटरेस्ट तो दे रहे हो, बैंक से आपने पैसा निकाला यहाँ पे स्टॉक में फंसा दिया, कुछ डेटर में फंसा दिया, और डेटर कोई इंटरेस्ट थोड़ी देता आपको, आपने किसी को उधार दिया वो डेटर थोड़ी आपको इंटरेस्ट देता उसको, आपने उधार पे माल बेचा वो आपको अपना वही दे देना 1,000 रुपया, और आपने ये 1,000 रुपया बैंक से लिया होता है, सपोज आपने ये, मैं इमेजिन करो आपने एक डेटर के पास 1 लाख का माल दे दिया, और 1 लाख का माल में आपने 10% प्रॉफिट कमा लिया, समझ लो मेरी बात, आपने 10% प्रॉफिट भी कमा लिया, जो बड़ी बात है, आपने उससे 1,10,000 दे, भाई 1 लाख आपने अपने घर से थोड़ी लगा थे, ये आपने बैंक से लोन लिया, वहां पे आप 13% इंटरेस्ट दे रहे हो, तो अगर वो आपको 1 साल तक पैसा नहीं देगा तो आपको इस 1 लाख में 13,000 का तो इंटरेस्ट दोगे ना, आपका प्रॉफिट भी चला जाएगा और इंटरेस्ट आप फालतू में दोगे, तो ये आपका सही तरीका है बिजनेस करने का नहीं है ना। तो बिजनेस को कॉल लेना पड़ेगा, तभी आपने देखा होगा
देयर इज अ टर्म जो यूज करते हैं, नौ नकद तेरा उधार। हैव यू हर्ड अबाउट दिस वर्ड? नौ नकद तेरा उधार। हाँ सर, आपसे भी सुना है मिनिशा कार बरे सुन कौन सा मजील लेकर है? सर, 11th में आपने ही बोला था ये। अच्छा क्या मतलब होता है नौ नकद तेरा उधार? मतलब नकद लोगे तो 9 रुपए पे करना है, उधार लोगे तो 13 रुपए पे करना है। उधार पे वो महंगा लेता है नहीं लेता है? हम्म। दुकानदार से नकद ना है वो थोड़ा डिस्काउंट ही करता है। डिस्काउंट करता और है, जब हाँ। उधार उधार लेते हो थोड़ा महंगा देता है, बिकॉज हम्म। उसको अपनी इंटरेस्ट निकालनी होता है ना, वो सीसी लिमिट पे चलता होता है बेचारा। तो वो इंटरेस्ट कहाँ से निकालेगा? वो फिर कस्टमर से निकालता है, तो भी बोलते हैं नौ नकद तेरा उधार। द पॉइंट आउट हियर वाज, तो अगर आपका हाई रेशियो आ जाएगा, मैनेजमेंट विल आल्सो बी कंसर्न एंड दे विल ड्रिल डाउन कि भाई कहाँ पे है। ऐसे ऐसा तो नहीं है कि हम स्टॉक बहुत ज्यादा बना रहे हैं और बिक ही नहीं रहा है। अच्छा ऐसा तो नहीं है कि डेटर में बहुत पैसा फंसा हुआ है, ऐसा नहीं कैश आइडल पड़ा हुआ है। फिर आप इस पे क्या करोगे? वर्किंग करोगे। अदरवाइज तो आपको समझ नहीं आता। आप बैलेंस शीट देते, अरे एसेट्स मैच हो गए, लाइबिलिटीज मैच होगी, अल्लाह अल्लाह खैर सब। तो आप कोई एनालाइज नहीं कर पा रहे थे ना वहां पे। यू आर जस्ट एबल टू सी दैट आप बैलेंस शीट बना दी, प्रॉफिट एंड लॉस बना दिया, टैक्सेस पे कर दिया, अल्लाह लगा ऐसा। बट नाउ द रियल पिक्चर विल कम, एनालिसिस विल कम इनटू द पिक्चर। नाउ यू विल बी डूइंग द एनालिसिस ऑफ दिस फाइनेंशियल। आप सीए बनते हो ना, अब हम्म, जब सीए बनोगे ना, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो। आपको पता है कहां तक छोटा है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट टू डू दैट, टू मेक द बैलेंस शीट। मतलब बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना। और उसके बाद एक कोर्स होता है, उसको बोलते हैं सीएफए, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। इंटरनेशनली इनकी ज्यादा सैलरी होती है एज सीए, बिकॉज द रियल गोल स्टार्ट्स हियर ऑफ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। यार अकाउंटेंट तो कोई भी कर लेगा, आप सॉफ्टवेयर में डालो ना, ये एंट्री डालो, ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर वाले, आप सिर्फ डाल दो। दुकानदार जो आपका बैठा हुआ ना अंकल, जिसको कुछ अकाउंटिंग नहीं आती है, उसको मैं 2 दिन में बोलूंगा ना कि अंकल आपको यहाँ पे ये डालना है, आपको सेल हो जाएगी, यहाँ पे फिगर डाले, पता है ईयर एंड पे खुद ही बैलेंस शीट बनेगी। ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए। इतनी इतनी सिंपल सॉफ्टवेयर, आपको सिर्फ फिगर्स डाल देंगे, मैंने सेल किया, आपको बस सेल डाल दी। जैसे आप कैलकुलेटर डायरी पे लिख रहे हो ना, अंकल को बोलना आप इधर डाल दो, इस सेल में ये डाल दो, इस सेल में, खुद ही बैलेंस शीट बनेगी। ये तो सॉफ्टवेयर बनाते हैं। फाइनेंशियल एनालिस्ट का काम कहाँ पे आएगा? यहाँ पे एनालाइज करने पे। भाई मेरी रेशो ज्यादा आ रही, क्यों ज्यादा आ रही है? स्टॉक में पैसा पड़ा हुआ है, डेटर में पड़ा है, कैसे करेंगे? अब इसको कम करेंगे, उसको कम करेंगे, उसको ज्यादा करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, एंड देन यू विल सी अ ग्रोथ। जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो इस तरह से बढ़ेगी। जो अल्टीमेट गोल है फिर आपका प्रॉफिट बढ़ाना है, वो इस तरह से बढ़ेगा जब ये एनालिसिस सही से हो जाएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में इतना डिटेल में तो नहीं है, आपका यही है बस रेशो बना लो, बस इतना ही आपका। बट जो मैं आपको बाकी चीज बोलूंगा ये आपको तैयार करेगा बाकी चीज के लिए। मजा आ रहा है पढ़ने में? नहीं? सर। ठीक है, तो जो हाई रेशो होगा, दो मे लुक गुड बट इट मे हैव एन अनडिजायर्ड रिजल्ट्स। इसमें हो सकता है कि हमारे लिए एक चेतावनी होगी कि ये अच्छी चीज नहीं है। रीजन क्या हो सकता है? इन केस ऑफ स्लो मूविंग स्टॉक्स, दिस विल पाइल अप एंड लीड टू हायर रेशो। ऐसा हो सकता है कि आपका स्टॉक बिक नहीं रहा है, वो ज्यादा हो रही है, आपकी रेशो अच्छी आ रही है, तो वो एक अच्छी इंडिकेशन नहीं है। डेटर का हो सकता है कि आपके डेटर से पैसा ज्यादा नहीं आ रहा है, वो बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, आप खुश हो रहे हो, मेरी करंट रेशो अच्छी है। ऐसा हो सकता है कि आपका जो बैंक बैलेंस है वो आइडल पड़ा हुआ है। ठीक है, हम्म, और लो हो सकता है। अगर लो होगा तो अगेन अनडिजायरेबल, बिकॉज अगर आपकी करंट रेशो लो है, इट मींस आपकी यू आर नॉट एबल टू मीट योर शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। और उसमें क्या होगा कि आपको जो है फंड्स वंड जो है वो महंगे मिल सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स डू सम इलस्ट्रेशंस, ट्राई टू फिनिश द करंट रेशो टुडे। कल इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट रेशो पर आएंगे। कम टू द इलस्ट्रेशन नंबर 1। ठीक है, मिल गया आपको बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 1? यस सर। मैं पढ़ूं क्वेश्चन, कैलकुलेट द करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर। इन सब चीज से आपको करंट रेशियो निकालना है, तो यू आर नो हाउ टू आंसर द क्वेश्चन। राइट द फॉर्मूला, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट करंट एसेट डिवाइड बाय डिवाइड बाय करंट करंट लायबिलिटी। लायबिलिटी। ठीक है, ये आपको अब आपको करंट एसेट लिखना है। ठीक है ना, करंट एसेट इज इक्वल टू, आप इसको करो। मशीनरी, मशीनरी आएगा नो सर, नॉन नहीं। करंट उसके एसेट। बाद क्या है आपके पास? ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल आएगा, हाँ, यस सर। ट्रेड रिसीवेबल प्लस। उसके बाद क्या है? डिबेंचर, डिबेंचर आएगा, ना ना, लूज टूल्स आएगा। नहीं। लूज टूल्स मैंने बोला था माइनस करने के लिए, तो फॉर्मूला याद नहीं रखोगे ना, लॉजिक भी याद रखोगे, लूज टूल्स क्यों करने माइनस। अब लूज टूल्स यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे बिकॉज लूज टूल्स हमें देना नहीं है। ठीक है ना, उसके बाद क्या है? कैश इन हैंड, कैश इन हैंड आएगा बेटा, यस सर, यस सर। करंट एसेट है मेरा। तब बोलो ना, मजा आ जाता है फिर जब होते। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्या होगा? प्रोविजन फॉर डेट डेट्स मेरा डेटर से लेस हो जाएगा। यस सर। सर इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, हाँ, मेरे बुक तो कुछ और ही है। कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बुक में ये है, आप कर लो, कोई इशू नहीं। ठीक है ना,
तो मैं बोल रहा हूँ ना प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अब डेटर डेटर मेरा इतना है ट्रेड रिसीवेबल, तो अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट होगा उसको मैं लेस करूंगा, बिकॉज आप डेटर को क्या दिखा दो, नेट ऑफ प्रोविजन। तो अगर आपका डेटर, मेरे सपोज इस बुक में डेटर आपकी 78,000 है और प्रोविजन फॉर बैड डेट 3,000 है, इसमें आप पहले ही खुद पता आपको 75,000 आएंगे, तो आपके करंट एसेट पूरे 75,000 है। तो जो प्रोविजन फॉर बैड डेट है उसको मैं माइनस करूंगा, ठीक है, माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट। ये आपको समझ आया प्रोविजन फॉर बैड डेट क्यों माइनस करूंगा, बिकॉज मेरे डेटर क्या है, ग्रॉस में है, तो मेरा जो प्रोविजन है वो तो लेस करना पड़ेगा ना, उतना तो पैसे मिलेगा नहीं मुझे पहले ही। उसके बाद क्या, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस मेरा करंट एसेट, ठीक है ना, करंट। अदर करंट एसेट में आ जाएगा। तो करंट रेशो में हम प्रीपेड एक्सपेंस को लेते हैं। हम्म। ये वो एक्सपेंस है जो मैंने लास्ट ईयर किया था, तो इसकी लाइबिलिटी मैंने ऑलरेडी बुक कर ली है, लाइबिलिटी मैंने ऑलरेडी बुक की है, कैश किया, बट ये तो अगले साल होना है, तो इसको मैं लूंगा बिकॉज अगले साल मेरा ही यूटिलाइज हो जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस है। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल मेरा इसमें नहीं आएगा, तो मैं अगर यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज बनाऊंगा तो करंट लाइबिलिटीज मैं यहाँ पे लिखूंगा करंट लाइबिलिटी इक्वल टू, तो इसमें पहले पहले ट्रेड पेबल आ गया। उसके बाद इन्वेंट्रीज है, और इन्वेंट्रीज एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स, मतलब लूज टूल्स माइनस करके इन्वेंट्रीज है, ठीक है ना, तो ये सारा आएगा। इन्वेंट्री से मुझे लूज टूल्स माइनस करना था, बट इन्वेंट्रीज मुझे अलग से दिया है। उसके बाद क्या, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी मेरा करंट लायबिलिटी है, ये करंट वो लायबिलिटी। टैक्स है जो मैंने कस्टमर से लिया और गवर्नमेंट को अभी जमा नहीं किया, दिस इज माई लायबिलिटी, एंड आउटपुट एसजीएसटी इज आल्सो माई लायबिलिटी। ये चीजें आपको कैसे पता चलेगा कौन क्या है, अगर आपने वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर अच्छे से किया है, ठीक है। अब इनका फिगर डालो, ट्रेड रिसीवेबल का फिगर कितना है, 78,000 प्लस हाँ आपका कैश इन हैंड कितना है, 3,000 25,000 सॉरी। 25,000। प्रोविजन फॉर बैड डेट आपका कितना है, 3,000। 3,000। और आपका प्रीपेड एक्सपेंस कितना है, 20,000 है। 20,000। और आपका इन्वेंट्री कितना है, 60,000। 60,000 1 बेटा लाख आपके टोटल एसेट्स कितने आ गए, करंट एसेट्स 1 1 लाख लाख 80,000। और आपकी करंट लायबिलिटीज कितनी आई, ट्रेड पेबल आपके हैं 40,000, 40,000 और 10,000 आउटपुट सीजीएसटी आपका 10,000 है, और हम्म। आउटपुट एसजीएसटी आपका 10,000 है, दैट इज 60,000। ठीक है बेटा, अब हाँ। आपका करंट रेशियो निकालना है। करंट रेशियो बहुत सिंपल है, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। करंट रेशियो इक्वल टू 1,80,000 डिवाइड बाय डिवाइड बाय 60,000 0.0006 कौन सा, प्लस 318 3 to 1 आपका करंट रेशियो क्या निकला, 6:, ठीक है, 3:1। सॉरी 3:1। इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आ जाओ, आगे यस सर। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आपको पूरी बैलेंस शीट दी है, हाँ यू हैव टू डू द करंट रेशियो। अब बैलेंस शीट में आपको देखो फॉर्मूला क्या है, कैसे करोगे, करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट डिवाइड बाय करंट करंट लायबिलिटी। लायबिलिटी। करंट एसेट तो आपको बैलेंस शीट में सीधे दिए है, क्या क्या है आपको करंट एसेट, इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल है, प्रीपेड एक्सपेंस है, पेमेंट इन एडवांस है, कैश एट बैंक है, कैश है, तो ये सारे आएंगे। हाँ इन सबका टोटल करो, 2,05,000 डिवाइड बाई करंट लायबिलिटीज ऊपर दिया है क्वेश्चन में, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बैंक ओडी, ट्रेड पेपर, तो तीनों आपके हैं 1,35,000। तो आपका आएगा 2,05,000 डिवाइड बाई 1,35,000, दैट इज 1.518:1, ये आपका करंट रेशियो है, ठीक है। सबको है ये क्वेश्चन, नहीं है, यस सर है। ठीक है। इसके बाद वाला इलस्ट्रेशन 4, इलस्ट्रेशन ये नंबर भी सेम है। इलस्ट्रेशन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 4 आप खुद ही करोगे। अब इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे आ जाओ, एक हाँ टॉपिक है इसमें, सब सब बच्चे हैं ना अभी क्लास में, तो फिर 5 ड्रॉ, एक ना छोटा ना। सा कंसेप्ट है, इसको मुझे बताना है आपको, ठीक है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, अगर आप किसी के पास नहीं है मैं यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है ना, इलस्ट्रेशन 4 का करना है। ये छोटा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट द करंट रेशियो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर किसी के पास नहीं है घबराना नहीं है, मैं क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ यहाँ पे। आपका लॉन्ग टर्म डेट है 1 लाख, लॉन्ग टर्म डेट है 1 लाख। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? मेरी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, अगर आपकी बुक में नहीं है क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ इसको देखो, बुक को देखो, जो मैं लिख रहा हूँ ना उसको देखो, बोर्ड को देखो। टोटल लाइबिलिटीज अदर देन शेयर होल्डर्स फंड 2,50,000। के बाद आपकी वर्किंग कैपिटल जो है इज 75,000।
आपको क्वेश्चन में क्या बोला था निकालने के लिए? करंट रेशियो है किसी के पास क्वेश्चन? हाँ 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 मिला। बुक को मत देखो। अब मुझे बताओ नातिका बेटा, करंट रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है आपके पास? वन सबको बचो। नातिका, नातिका हाँ हाँ सर। बेटा करंट रेशियो निकालना है आपको। हाँ सर। ये आपको क्वेश्चन है आपका लॉन्ग हाँ टर्म डेट से बात सवाल। सर, नहीं फोन हैंग हुआ था। अच्छा विंचा चालान स्क्रीन से बोल दिया मान। बिल्कुल। ठीक, देखो आपके क्वेश्चन में दिया है लॉन्ग टर्म डेट 1 लाख, आपकी हम्म। टोटल लाइबिलिटीज दी है 2,50,000 और आपका वर्किंग कैपिटल दिया है 75,000 और आपको बोला है करंट रेशियो निकालने के लिए। ठीक है बेटा। हाँ तो करंट रेशियो जब हम करते हैं तो हम एक फॉर्मूला लिखते हैं करंट रेशियो। जब हम इसका आंसर करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। लेवल। हाँ तो आप अब क्या करोगे? बुक को देखोगे, क्वेश्चन को देखोगे और बोलोगे करंट एसेट कितने हैं और करंट लायबिलिटीज कितने हैं। क्या आपको क्वेश्चन में करंट एसेट कहीं पे दिया है? आपको तीन फिगर्स दिया है, लॉन्ग टर्म डेट दिया है, टोटल लायबिलिटी दिया है, वर्किंग कैपिटल दिया है। तो क्या आपको यहाँ पे करंट एसेट दिया है? आंसर इज नो। नो। तो आप आगे देखोगे, चलो ठीक है, चल करंट एसेट नहीं दिया, करंट लायबिलिटी दिया है, द आंसर इज अरे सर क्या करेंगे? जो जो निकालने के लिए चाहिए डाटा, डाटा ही नहीं है। बट डाटा उधर ही होगा। अब यहाँ पे एजम्पशन नहीं लिखना है, ऐसा नहीं लिखना है। क्वेश्चन में लतीफ सर ने बोला था, अगर ऐसा क्वेश्चन आया था, लतीफ सर ने बोला था अगर कुछ नहीं मिलेगा तो एजम्पशन लेना है। एज्यूमिंग द करंट एसेट्स आर 1 लाख, एज्यूमिंग द करंट लायबिलिटीज आर 50,000, द रेशियो इज 2:1। ऐसा नहीं करना है। इट मींस अगर ये कुछ चीजें दी है, इससे कुछ ना कुछ आपको हिंट मिलेगी। हाँ, यस सर। क्या होगा? इससे आपको हिंट मिलेगी। जरा फोकस करेंगे। लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट का मतलब क्या हो गया? अगर मैं बैलेंस शीट को बनाऊंगा तो मेरा ये नॉन करंट लायबिलिटी आ गया था। हाँ हाँ नॉन करंट लगे। मेरा नॉन करंट लायबिलिटी आया 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ मेरा शेयर होल्डर फंड आएगा और यहाँ पे करंट हम्म, लायबिलिटी आएगी। ठीक। ये मेरा टोटल लायबिलिटी आएगी। हाँ अब मेरे को क्वेश्चन में क्या दिया है? देखो बेटा, मेरे को बोला मेरा लॉन्ग टर्म डेट दैट इज नॉन करंट लायबिलिटी मेरा 1 लाख है। हाँ मेरा टोटल लायबिलिटी, मेरा टोटल लायबिलिटी अदर देन शेयर होल्डर फंड, मतलब इसको छोड़ के, ये जो भी होगा इसको छोड़ के जो मेरा लायबिलिटी है वो कितना है? 2,50,000 शेयर होल्डर फंड को छोड़ के। तो इट मीन मेरा टोटल लायबिलिटी अदर देन शेयर होल्डर फंड क्या होता है? मेरा नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, है कि नहीं? हाँ यही बोल रहा ना, शेयर होल्डर फंड छोड़ के, क्योंकि मेरा टोटल लायबिलिटी में तीन वो आता है। तो लायबिलिटी साइड का इक्विटी लायबिलिटी साइड में टोटल करूंगा, वो शेयर होल्डर फंड प्लस एनसीएल प्लस सीएल आता है। टोटल लायबिलिटी साथ है। वो बोल रहा है शेयर होल्डर फंड को छोड़ के, शेयर होल्डर फंड को छोड़ के जो बाकी टोटल लायबिलिटीज आपकी है वो है 2,50,000। ठीक। इसको छोड़ के ये ना यहाँ पे ऐड हुआ है ना यहाँ पे ऐड हुआ है, तो मेरी करंट लायबिलिटी कितनी होगी? मेरी करंट लायबिलिटी 1,50,000 होगी, हाँ है कि नहीं? तो एक चीज मेरा निकल गया। हाँ इसको कैसे करूंगा? टोटल लायबिलिटीज अदर देन शेयर होल्डर्स फंड इक्वल टू करंट लायबिलिटीज प्लस नॉन करंट नॉन लायबिलिटी। ठीक करंट है, लायबिलिटी मेरी टोटल लायबिलिटी कितनी है बेटा? 2,50,000। इक्वल टू करंट लायबिलिटी जो मुझे नहीं है और मेरी नॉन करंट लायबिलिटी कितनी 1 लाख। है? 1 लाख। तो मेरी करंट लायबिलिटीज कितनी है? 2,50,000 हम्म माइनस 1 लाख, दैट इज 1 लाख। 50,000। तो बेटा इट मींस ये जो दो इंफॉर्मेशन दी थी, जो दो इंफॉर्मेशन दी थी, ये दो, इनसे मुझे करंट लायबिलिटी निकल गई। हाँ अब इसका भी कुछ, ये जो दिया है ना मेरा वर्किंग कैपिटल, हम्म, इसका भी कुछ सिग्निफिकेंस होगा। ये मैंने अभी डिलिबरेटली नहीं बताया था, मुझे पता कि क्वेश्चन में आएगा, मैं वहां पे बता दूंगा। हैव यू एवर हर्ड अबाउट वर्किंग कैपिटल? यस सर। क्या डे होता टू है डे। वर्किंग कैपिटल? वो अमाउंट ऑफ कैपिटल जो हम यूज करते हैं ताकि हम डे टू डे एक्सपेंस जो होते हैं ना रिपीटेटिव या रूटीन एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं वर्किंग। वर्किंग कैपिटल। वर्किंग। इसकी कोई फॉर्मूला आपको याद है? हाँ वन सबको बनवा। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज सर ने बोला था। नहीं सर ने। भीम सर ने बोला था आपको। अब देखो वर्किंग कैपिटल आपको दिया था क्वेश्चन में, हाँ
कितना था? है 75,000। इक्वल टू करंट एसेट आपको निकालना है, करंट लायबिलिटी हाँ। आपको ऊपर वाली स्टेप से निकला, 1,50,000। तो यहाँ पे डालो। अब इसको 1,50,000 को इधर लाऊंगा तो करंट एसेट इक्वल टू 75,000 प्लस 1,50,000, माइनस उधर चला जाएगा, वो प्लस बन जाएगा, तो आपका करंट एसेट निकल गया 2,25,000। आपको क्वेश्चन में क्या चीज चाहिए था? करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी भी आ गया, करंट एसेट भी आ गया, तो आप रेशो आपको निकाल दो, करंट रेशो कितना होगा, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, दैट इज 2,25,000 डिवाइड बाय 1,50,000। दवांश अब जो मुझे पता नहीं वो यहाँ पे कितना सही रहेगा बोलना, तो जिसको ढूंढा गलियों में वो मिला घर की नलियों में, ठीक है। तो जो हम ढूंढ रहे थे करंट लायबिलिटी करंट, वो क्वेश्चन में ही छुपा हुआ था, तो 2,25,000 डिवाइड बाई 1,50,000 को, तो रेशो क्या निकली? 1.5 to 1। 1:1। क्वेश्चन मुश्किल था कि बहुत आसान था, आसान। मगर थोड़ा आसान। दिमाग दिमाग को हाँ। खोलना था। अच्छा, तुम लोगों ने तो वर्किंग कैपिटल को पढ़ा ही है, नहीं समझे तो ऊपर से उन्होंने तो आपको बहुत अच्छे से समझा होगा। एंड आई वाज मतलब हैप्पी कि आपको फॉर्मूला भी अभी याद है। नॉर्मली क्या था, आप कहीं पे पढ़ते हो तो फॉर्मूला याद नहीं रहता, बट अच्छी बात ये थी कि आपको लाइक फॉर्मूला भी याद था, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है ना? यहाँ तक ठीक है करंट एसेट में। अब मैं थोड़ा सा और करूंगा क्योंकि नईम सर ने आपको फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू उस पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। आप अपनी डेफिनेशन जो अभी आपने बताया एक बार रिपीट करो इसको। सर वो अमाउंट ऑफ कैपिटल जो हाँ, हम बार आ रहा था, बहुत अच्छा, आप मेरा काम आसान कर रहे हो। वो अमाउंट ऑफ कैपिटल, वो हाँ, अमाउंट ऑफ amount of दैट अमाउंट ऑफ कैपिटल which are used to meet day-to-day expenses of which the are used business. to meet day to day expenses हम्म, of the business is known as working capital। capital। कैपिटल का कितना पैसा आपने करंट एसेट में लगा दिया उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। हाँ हाँ हाँ, ये भी कैपिटल बोला का था। कितना पैसा आपने करंट एसेट में लगाया, Current asset अब आपने लगाया है। फॉर्मूला क्या लगाया? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। Current liabilities। बिकॉज अगर आपके करंट एसेट्स 2,25,000 के हैं, अच्छे से देखो, 2,25,000 के अगर आपके करंट एसेट है, इसमें तो लाइबिलिटीज तो आपके 1,50,000 है ना, करंट लाइबिलिटी। तो करंट एसेट में जो आपका पैसा है टोटल, विजुअलाइज करो, जो आपके करंट एसेट में पैसा पड़ा हुआ है, चाहे वो इन्वेंट्रीज है आपका, चाहे वो आपका डेटर है, चाहे वो आपका कुछ और है, जो भी करंट एसेट है, जो आपके करंट एसेट में 2,25,000 लगा है, इसमें आपके क्रेडिटर्स का, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज का, करंट लाइबिलिटीज कितना है? 1,50,000। तो 1,50,000 माइनस पढ़ो तो बाकी जो पैसा बचा 75,000, वो कैपिटल का हिस्सा है जो करंट एसेट में लगा हुआ। करंट एसेट में 2,25,000 है, मगर उसमें 1,50,000 बाकियों का है करंट लायबिलिटी। जो कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी लगी है ना, कैपिटल जो है लॉन्ग टर्म पैसा जो लगा है, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म फंड्स कितना लगा है करंट एसेट में, दैट इज योर वर्किंग कैपिटल। ये 2,25,000 है ना करंट एसेट में, तो वाई वर्किंग कैपिटल शुड नॉट बी 2,25,000? because as per the definition the amount which is invested in the current asset is the working capital, but the definition is the amount of capital इन करंट एसेट में जो पैसा है उसमें तो कुछ करंट क्रेडिटर्स का भी लगा हुआ है ना, तो क्रेडिटर्स का पैसा, करंट बाकी लायबिलिटीज का पैसा बाहर निकालो, बाकी पैसा बचा दो जो आपका लॉन्ग टर्म का इधर लगा हुआ, उस कैपिटल एम्प्लॉयड को हम बोलते हैं फिर, और that is the part of the capital employed which is invested in the current asset is known as working capital। इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। क्या बोलते हैं? नेट वर्किंग कैपिटल। एक उसमें होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में आपका पूरा करंट एसेट आता है, तो इसको हम नेट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, जो करंट एसेट में आता है। एंड द डेफिनेशन गोज बाय दैट ओनली कि द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज, बट यहाँ पे जो कैपिटल होती है, यहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म डेट भी हो सकता है और आपका शेयर होल्डर फंड भी होता है, बिकॉज उन दोनों को हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। व्हेन वी गो अहेड इन दिस चैप्टर हमें डेफिनेशन पढ़ेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, इस बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है। और कैपिटल एम्प्लॉयड में हम बोलते हैं अपना पैसा लगा हुआ शेयर होल्डर का, प्लस लॉन्ग टर्म लोन भी लेते हैं। क्या लेते हैं? लॉन्ग टर्म पैसा भी जो लेते हैं वो भी लेते हैं, शॉर्ट टर्म नहीं लेते, लॉन्ग टर्म लेते हैं। नॉर्मली कैपिटल एम्प्लॉयड शुड बी इन्वेस्ट इन द नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट, बट कुछ पैसा होता है जो करंट एसेट में भी लगता है, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। समझ आई बात? वर्किंग कैपिटल भी आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए। इट मीन्स आपका, आप उधार में लॉन्ग टर्म वाला पैसा शॉर्ट टर्म में लगा, वो भी रिकमेंडेड नहीं है, वो हम आगे डिटेल में जाएंगे। बट आई होप थोड़ा आपने वर्किंग कैपिटल पढ़ा था, थोड़ा मैंने और एडिशन कर दिया, थोड़ा मैथमेटिकली समझाने की कोशिश कर ली कि ये कहाँ से आ गया, इसमें हम करंट लायबिलिटी को क्यों लेस करते हैं। क्या हम बोलते हैं करंट एसेट में वो कितना पैसा है जो कैपिटल का लगा हुआ, जो बाकियों का लगा हुआ उसको हम बाहर करते हैं। बाकियों का मतलब करंट वाला, लॉन्ग टर्म वाला हो सकता है इसमें भी हो, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया? मैं होमवर्क दे दूं कुछ? अब
अप टू लिक्विडिटी रेशो हम कल करेंगे। तो करंट रेशियो के जितने भी आपके क्वेश्चन है, चाहे वो इलस्ट्रेशन हो आपकी रेस्पेक्टिव बुक में, चाहे वो आपकी इलस्ट्रेशन हो, चाहे वो आपके अनसॉल्व क्वेश्चन, वो आप कल कर लो। एंड आई वांट कि एटलीस्ट एक बच्चे का एक ही क्वेश्चन कल को हो, सर ये हमें समझ नहीं आया, ठीक है? ठीक। आप लगाओ दिमाग, आप अटकोगे, कल इंशाल्लाह उसको करेंगे, ठीक है? और मैंने कल शायद आपको 2 हफ्ते बोला था, बट अगर आप मेरा साथ दोगे तो हम 1 हफ्ते में इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। 1 हफ्ते में कैश फ्लो को खत्म करेंगे। दिसंबर से मेरे एग्जाम है, दिसंबर से आप फोकस करो, फिर हम जनवरी पे थोड़ा और रीजनिंग लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यस सर। तो थोड़ा आप ही मेरा साथ दे दो, तो जो मैं होमवर्क दूंगा वो आप करना। तो आपकी रेस्पेक्टिव उसमें जितने भी इलस्ट्रेशन होंगे, जितने भी अनसॉल्व होंगे करंट रेशियो पे, वो कर लो। और प्लीज ब्रेक्स मत दे दो। और कोशिश करो कि जैसे मैं टाइमिंग रख रहा हूँ 7 बजे स्टार्ट करेंगे, 7 से 8 रखेंगे, ताकि और रेगुलर रहो प्लीज, कोई भी ब्रेक नहीं लेना आप प्लीज, ठीक है ना? एंड कोशिश करो जो भी आपका कुछ काम आ उसको संडे तक लिंगर ऑन करो, बट संडे तक नो ब्रेक। रिलेटिव सबको बोलो फिलहाल मत आ जाओ, 15 दिन हम खोल दीजिए, ठीक है? ठीक। चलो गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।